हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2021-22 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इसके लीगल फ्रेमवर्क को। पहले ये जनरली 2016 तक लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को आने लगा है। आज जो आया है इसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं। फाइनेंस बिल मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं, दिस इज करंटली प्रपोज्ड। एक बार इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल जाती है तब ये एक्ट बन जाता है एंड देन इट कम इनटू द फोर्स। जनरली इसमें जो बातें होती हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाती हैं, तो ये अभी 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगी। अभी ये जो बजट है आप देख सकते हैं, ये 318 पेजेस का है। आप इसे चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए हैं और जो की हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस बजट में ओवरऑल ये बजट इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी सही है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिया गया है। ना ही 80C की लिमिट को बढ़ाया गया है और ना ही कोई टैक्स में बेनिफिट दिया गया है एज एन इंडिविजुअल एंड हु इज अर्निंग द सैलरी। लेकिन हम देखते हैं ये इंडस्ट्री के लिए कैसे बूस्टअप बजट है। यदि ये बजट वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी सही बजट है कंसीडरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब हम देखते हैं कि इस बजट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस सेक्टर को होने वाला है। इस बजट में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंश्योरेंस सेक्टर को होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पहले जो एफडीआई लिमिट थी वो 49% थी, लेकिन जिसे बढ़ाकर अब 74% कर दिया गया है। ये एफडीआई लिमिट क्या होती है? इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं अब चाहें तो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी पकड़ 49% से बढ़ाकर 74% तक कर सकती हैं। एंड एक और पॉलिसी इसमें आई है जिसको व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अब क्या है कि 20 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑटोमोबाइल सेक्टर को होने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर विल बी ए ग्रेट बेनिफिशियरी ऑफ दिस बजट। आज इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो शेयर मार्केट है, हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, ये 4.5% से लगभग चढ़ गया। अभी हम देखते हैं इसको सेकंड स्लाइड में। ये आप देखिए, ये कल 13,634 पर बंद हुआ था और आज 646 अंक चढ़कर 14,281 पॉइंट पर बंद हुआ है। तो आज एक ग्रेट रैली आई है, लेकिन अभी यदि आप देखते हैं हिस्टोरिकली, जिस दिन बजट डे होता था उस दिन रैली बहुत कम आती थी। इनफैक्ट मार्केट गिर जाता था। एंड हम देखते हैं कि इस साल इनका जो कैपेक्स का टारगेट है वो 5.54 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल 4.39 लाख करोड़ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इन्होंने कैपेक्स। मतलब इस साल गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा फोकस देने वाली है। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में क्या चेंजेज आए हैं जिसके कारण हमारे और आपके ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसमें इन्होंने एक ही बेनिफिट दिया गया है, जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करनी है। लेकिन उनको आईटीआर रिटर्न कब फाइल नहीं करनी है? जब वो केवल और केवल उनकी अर्निंग पेंशन से हो और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। इफ इसके अलावा इनकी इनकम कहीं और से होती है तो उनको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सपोज दैट कि उनको कहीं से डिविडेंड आता है, डिविडेंड इनकम है उनकी, या कोई हाउसिंग रेंट की इनकम है, या और कोई अदर इनकम है, तो उनको आईटीआर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे वो 75 ईयर्स हो या इससे ज़्यादा हो। अब एक और गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, रीओपनिंग विंडो को कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट 6 महीने तक, 6 साल तक केस आपका रीओपन कर सकता था, लेकिन अब इस विंडो को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने इसमें ये एक प्रोविजन दिया हुआ है कि इफ कहीं पर उनको सीरियस टैक्स एवेजन मिलता है, मतलब कि 50 लाख से ऊपर का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो इस केस को वो 10 साल तक भी खोल सकते हैं।
एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की टैक्स हॉलीडे जो था वो अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये हाउसिंग के लिए अब इंडिविजुअल्स को एक छोटा-सा बेनिफिट है। अब ये कंप्लायंस बर्डन ऑफ द स्मॉल ट्रस्ट क्या होता है? जो ट्रस्ट होते हैं उनको वेरियस रिटर्न्स एंड द फॉर्म्स फाइल करने होते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इस बजट में उन्होंने क्या किया है कि जिसकी जो एनुअल रिसीट्स हैं 5 करोड़ से कम है, उनके ऊपर सिग्निफिकेंटली ये कंप्लायंस बर्डन हटाने वाले हैं। उनको अब 1 या 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, जिससे उनका पूरा एनुअल कंप्लायंसेस हो जाएगा। अब सबसे बड़ा मैटर आता है फेसलेस असेसमेंट का। ये फेसलेस असेसमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, इन्होंने ये ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और कई लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इस फेसलेस असेसमेंट में क्या होता है, पहले क्या होता था कि एसएससी के पास सिर्फ कोई नोटिस आता था और नोटिस में कोई भी इनकम डिमांड करी जाती थी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, तो एसएससी को इनकम टैक्स के ऑफिस में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे, सबमिट करने पड़ते थे, जिसमें जनरली क्या होता था कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते थे, वो ब्राइब्स माँग लेते थे या उनको अंडर द टेबल मनी देनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को कम करने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम का लेके आए। इसमें क्या होता है कि आपको नोटिस जो होगा वो आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा। ऑनलाइन कैसे भेजा जाएगा? आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, आप जिससे रिटर्न फाइल करते हैं। आपको जो नोटिस होगा वहीं पर दिखाई देगा ई प्रोसीडिंग के टैब में। जब आप वो नोटिस देखेंगे तो आपको रिप्लाई एंड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको वहीं पर सबमिट करने पड़ेंगे। इट मीन्स इट इज़ द फेसलेस। आप अपने घर से बैठ के उसको रिप्लाई कर रहे हो और वो इनकम टैक्स ऑफिसर अपने ऑफिस से आपको नोटिस इश्यू कर रहा है एंड ही हैज़ टू इश्यू द ऑर्डर online itself. So it is very good for the SSEs. एंड अब क्या हुआ है कि हमारा इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% आया है। हालांकि हमारा बजट था 3.5% का। थ्री और अब हमने अगले साल के लिए जो एस्टिमेट किया है वो 6.8% का किया हुआ है, जो मतलब ये 21-22 आने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो पहले क्या होता था कि जो बैंक में यदि हमने कोई भी डिपॉजिट दे रखा है या हमारे उसमें पैसे पड़े हुए हैं तो उसमें गवर्नमेंट हमें 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती थी। जैसे यदि बैंक डूब जाता है, आपने सुना होगा अभी पीछे पीएमसी बैंक डूब गया है तो उसमें जो डिपॉजिटर्स थे तो उन्होंने काफी टाइम तक प्रोटेस्ट भी किया था। तो क्या है कि उसमें पहले जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती थी वो 1 लाख रुपए का देती थी, अब उसको बढ़ाकर बाई डिफॉल्ट 5 लाख रुपीज कर दिया गया है। एलआईसी के आईपीओ की बातें तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, बट इस साल अभी प्रपोज किया गया है कि इस साल हम एलआईसी का आईपीओ लेके आएंगे। अब एलआईसी के आईपीओ को लाने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि अभी ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। अब इसमें से क्या होगा, गवर्नमेंट अपना डाइवेस्टमेंट करेगी जिसके कारण से गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, तो उसका जो है डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखते हैं एक प्रपोजल आया है यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली क्या है कि जो अभी वेरियस एक्ट चल रहे हैं मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। मार्केट कौन सा? सिक्योरिटी मार्केट, मतलब जिसमें जो शेयर ट्रेड्स होते हैं, इस पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए अभी डिफरेंट कोड एक्ट्स हैं। लाइक डिपोजिटरी है, इसमें क्या होता है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इनके लिए एक्ट है ये डिपोजिटरीज एक्ट। सेवी एक्ट क्या है? सेवी एक्ट डिफाइंस द गाइडलाइंस और वो बताता है कि कंपनी को कैसे और क्या-क्या फाइलिंग करनी है। तो ऐसे कई सारे एक्टों को एक साथ मर्ज करके यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाने की तैयारी चल रही है। और अभी क्या किया है इन्होंने, जो सेक्शन 80 ई है, ये क्या होता था, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन की स्कीम थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 साल और कर दिया गया है। मतलब यदि आपने लोन 31 मार्च 2022 तक लिया है तब भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी हम देखते हैं ये डिटेल्ड प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म्स क्या हैं। गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के ही दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रही है। सब लाइक जैसे जो सिक्योरिटीज मार्केट है, लाइक अभी आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपको
कोई भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है तो अब गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली लिंक कर देगी। एंड आपका जो आईटीआर फॉर्म जब आप फाइल करोगे तो आपको उसमें अपने कैपिटल गेन की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये आपको ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आएगी। अब ये कैसे होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे। मतलब क्या है कि एक तो अब टैक्स एविशन करना मुश्किल है, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको आईटीआर रिटर्न फाइल करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब उनका डेटा ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा होगा, क्विकली एंड एफिशिएंटली एज द डेटा इज ऑलरेडी कैप्चर्ड। ओके। एंड अब हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड में क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। प्रोविडेंट फंड एक सेविंग का बहुत अच्छा टूल है, इसे बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के मुकाबले काफ़ी अच्छा मिलता है। अब बात आती है कि इसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों? ये इसलिए लगाई है, जिनके पास बहुत पैसा होता था और उनको बैंक में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल देते थे, और प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिलता था वो भी टैक्स फ्री होता है। तो उन लोगों को एडिशनल बेनिफिट हो जाता था, जिस चीज को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने अब लगाया है कि यदि आपने एक साल में 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके ऊपर जो आपका टैक्स बनता है उस पे अब हम आपको छूट नहीं देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की छूट नहीं देंगे। यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट विच यू हैव अर्नड एबव 2.5 लाख रुपीज। ओके। मतलब ये है कि 2,50,000 आपने कंट्रीब्यूट किया, इसके ऊपर यदि सपोज डेट आपने 7 लाख और कंट्रीब्यूट किया, तो 7 लाख जो एडिशनल कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकाल मिलेगा आपको, वो आपका टैक्सेबल होगा। सिमिलरली उन्होंने क्या किया है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में किया है। ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस मीन्स क्या है कि आपको इसमें एक इंश्योरेंस कवरेज तो मिलेगा ही, प्लस आपका जो मार्केट में जो आपका रिटर्न चल रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी मिलेगा। अब इसमें जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था 2.5 लाख से ऊपर, यदि आप एनुअली इसमें जमा कराते हैं तो आपको इसमें उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे आपको टैक्स अब देना पड़ेगा। अब आप उस टैक्स से नहीं बच सकते हैं। अब आते हैं कि इस बजट में एजुकेशन सेक्टर पर क्या आया। नाउ द 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी सेट अप, 750 एकलव्य स्कूल इन ट्राइबल एरियाज। अब ट्राइबल एरियाज में ये 750 स्कूल्स क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस है कि जब जैसे जैसे एजुकेशन बच्चों को मिलेगी देश उतना आगे बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने ट्राइबल एरियाज में एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं ये। और अभी जो लद्दाख हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी है उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने की प्लानिंग चल रही है। अब देखते हैं ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या है कि जो व्हीकल्स हैं अब इनको कंपलसरी जाना पड़ेगा फिटमेंट टेस्ट के लिए, जो फिटनेस सेंटर होंगे। यदि आपकी पर्सनल गाड़ी है तो ये 20 साल बाद आपको एक बार कंपलसरी जाना पड़ेगा, और यदि आपकी कॉमर्शियल गाड़ी है तो आपको 15 साल बाद कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। अभी जब जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी वहाँ पर हाईवे एंड दी रोड वर्क्स को अनाउंस किया गया है, वहाँ पर और ज़्यादा रोड बिछाए जाएंगे। अभी रेलवे को उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। ऐसा क्यों करने का सोचा है? क्या होता है कि जो डीजल इंजन होते हैं उनमें क्या होता है कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बैठती है गवर्नमेंट की, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का सोचा। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल इंजन पूरी तरीके से चलना बंद हो जाएंगे, नहीं हो सकते। क्योंकि क्या है कि जब एक गाड़ी को बैक करना होता है, यार्ड में ले जाना होता है, या इन सब चीज़ों के लिए तो डीजल इंजन ही चाहिए पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन बिछाना मुश्किल हो जाती है। तो स्टेशन पर आपको डीजल इंजन फिर भी दिखाई देंगे। ओके। अब क्या है कि इन्होंने 27 सिटीज में मेट्रो सर्विसेज को अनाउंस किया है कि इसमें प्रपोजल रखा है कि हम 20 न्यू से 27 सिटीज में मेट्रो बिछाएंगे। एंड द गैस पाइपलाइन
इज़ नाउ गोइंग टू सेट अप इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था ये काफ़ी टाइम से पिछड़ा पड़ा था। नाउ गवर्नमेंट ने जब से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसके डेवलपमेंट पर। और जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है एलपीजी सिलेंडर की, इसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ बेनिफिशियरीज होंगे। बेनिफिट 1 करोड़ लोगों को और मिलेगा। अब आते हैं बैड बैंक। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने अभी तक अच्छे बैंक्स और ये सुना होगा, लेकिन नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी सेट अप एन बैड बैंक। ये बैड बैंक क्या होता है? इसको हम जरा डिटेल में समझते हैं। सपोज दैट एसबीआई बैंक है, उसने रिलायंस कैपिटल को लोन दिया था एंड अब रिलायंस कैपिटल कंपनी वर्कआउट नहीं कर पा रही है, उसका बिजनेस डूब गया एंड अब वो पैसे नहीं चुका पा रही है। अब ये एसबीआई को भी पता है कि ये अब वही पैसे नहीं चुका पाएगी, लेकिन क्या होगा कि एसबीआई की बुक्स में एज ए एडवांस खड़ा होगा कि हमने लोन दिया है रिलायंस कैपिटल को, इसके पैसे मिलने हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो पैसे आएंगे नहीं। तो एसबीआई के लिए वो हो गया एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मींस बैंक की एक एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, परफॉर्म इन द सेंस जिसका पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पैसा दिया है बैंक ने और जो बैंक कह रहा है कि पैसा मिलेगा एसबीआई बैंक, वो एक्चुअल में तो मिलना नहीं है, तो ये तो लॉस है बैंक के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि इसको हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ऐसे उन्होंने कई सारे लोगों को दिया होगा, लेकिन उसमें से इक्का-दुक्का लोगों के आ भी जाएँगे, तो इसकी एक परसेंटेज प्रोविजनिंग करते हैं। अब लेकिन इसके कारण से क्या होता है कि एसबीआई की बुक्स में हैवी लॉसेस दिखाई देने लगते हैं, एनपीए ज़्यादा दिखाई देने लगता है, तो उसकी बुक्स एक स्ट्रॉन्ग बुक्स नहीं दिखाई देती हैं, जिसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक बैड बैंक्स बनाएगी जिसका काम होगा कि ये जो एनपीएज़ हैं, इनको परचेज़ करना, एक सर्टेन वैल्यू पर वो परचेज़ करेंगे एंड नाउ दैट बैड बैड बैंक विल ट्राई टू रिकवर द मनी फ्रॉम द एसेट्स ऑफ रिलायंस कैपिटल। मतलब जो बेड बैंक बनेगी वो रिलायंस कैपिटल के पास जो भी बचे-कुचे एसेट्स होंगे, उनसे वो पैसा निकालने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा कि एसबीआई बैंक का जो बैलेंस शीट होगी और जो पी एंड एल होगा, वो एक बहुत अच्छी कंडीशंस में दिखाई देने लगेगा। सो माना जा रहा है कि ये इट इज़ गोइंग टू बूस्ट अप द फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्या है, ये कैसे बनाया जाएगा? एक क्या-क्या होता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, इसका काम ही होता है कि जो डूबी हुई एसेट्स हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ये उसी मॉडल पे बनाया जाएगा। ये मॉडल पहले चिदम्बरम जी लेके आए थे, तो अब उस मॉडल पे ये वर्कआउट करने वाला है। इससे क्या होगा कि जो बैड एसेट्स हैं, उनमें उनका रेज़ोल्यूशन मिल जाएगा इस बैड बैंक के बनने के कारण। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।